हेलो एवरीवन। तो अपन कर रहे थे डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ से। ठीक है, व्युत्क्रम वक्र के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति। तो अपन ने आधा कर लिया था, बाकी उसको कंटिन्यू आगे करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, है ना। कहाँ तक कर लिया था अपन ने? कहाँ तक कर लिया था ध्यान नहीं है। स्टार्टिंग से देखिए दोबारा से। अच्छा, वहाँ तक कर लिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपन ने d5 निकाल लिया था। ठीक है, d5 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अपन को पता है घन कोण जो सॉलिड एंगल होता है डी ओमेगा बराबर क्या होता है, दो डेफिनेशन पड़ी थी, डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर या फिर डी ओमेगा बराबर 4 पाई। ये दो चीज़ थी, ये लास्ट रिजल्ट आया था, ये स्टार्टिंग से लेके चले थे। तो डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा। तो क्या बना अपने पास, d5 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डी ओमेगा। ठीक है, d5 है, अगर d5 है इन दोनों को दोनों तरफ समाकलन करें, इंटीग्रेशन करें, तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डी ओमेगा। तो इसका समाकलन तो 5 हो जाएगा, और इसका करें तो 1 Q/4 पाई एप्सिलॉन ये कांस्टेंट है, या डी ओमेगा। टोटल जो निर्गत फ्लक्स है, मतलब जो टोटल फ्लक्स है, क्लोज पाथ है, ये तो पता है अपन ने कल क्लोज लिया था। ओके, तो ये डी ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई। ठीक है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन, ये पूरे का वैल्यू जो बंद पथ है वो क्या बनाता है, 4 पाई। 5 बराबर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 5 बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन नोट नहीं है, सॉरी एप्सिलॉन है, मीडियम की परमिटिविटी है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन ये अपने पास आ गया। ये इसको बोलते हैं गाउस लॉ। 5 बराबर Q/एप्सिलॉन। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, है ना। तो इससे गाउस लॉ की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं अपन, गाउस लॉ से बोल सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो जो क्लोज पाथ के अंदर जो चार्ज मतलब जो बद्ध आवेश है, चार्ज सिचुएटेड रहता है, वो उसका 1/एप्सिलॉन नोट टाइम्स, मतलब इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स। ओके, मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में जो बंद पृष्ठ है उसमें जो आवेश Q रखा हुआ है, तो उसके आवेश का 1/एप्सिलॉन गुणा होता है। दिख रहा है, Q आवेश का, इसको लिख सकते हैं 5 बराबर Q का 1/एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन गुना होता है। तो इससे बोलते हैं गाउस का नियम। ठीक है, गाउस, यही अपन को प्रूफ करना था, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ये सब याद रखने हैं, लास्ट रिजल्ट है, और डेरिवेशन कैसे किया ये भी ध्यान रखना है, जो लास्ट रिजल्ट है न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो इस यूनिट में अपने 2 ही टॉपिक बच रहे हैं, खुशी की बात है। कौन कौन से 2? एक तो गाउस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक सेकंड होता है स्टोक्स की कर्ल प्रमेय, इम्पोर्टेंट है। ये 2 टॉपिक बच रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अपन ने एक तो पढ़ा था गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय, हाँ यही थी। एक तो गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय और एक स्टोक्स, इन दोनों में देखेंगे, दोनों इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं अपन गाउस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म, अवकल रूप, गाउस रूप का, जो गाउस का नियम है उसका अवकल रूप। तो देखते हैं अवकल रूप में कैसे लिखेंगे, करते हैं। तो
गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। ये अपन को सबको पता है। फाई बराबर क्या होता है, ये वेक्टर क्लोज फ्लक्स जो सरफेस है वो क्लोज है, एस ई डॉट डी होता है, पता है ये, ठीक है। गाउस के नियम के अनुसार ये भी पता है। इसके छोटे छोटे, हाँ सॉरी, ई वेक्टर डॉट डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, यह भी अपन ने प्रूव किया था पीछे, तो ये अपन को पता है। और एप्सिलॉन क्या होता है ये सबको पता है, पढ़ा होगा। एप्सिलॉन अगर एप्सिलॉन नोट के बराबर है तो वो कितना होता है ये, ठीक है, ये होता है 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹। इसकी जो यूनिट होती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है। ये एग्जाम्पल करेंगे सब ये याद हो जाएंगे। ये तो मैंने ऐसे बता दी साइड में। यहाँ तक अपन को पता है, ये अपन ने अभी प्रूफ किया, और ये होता है फ्लक्स, ठीक है। अगर अब अपन चार्ज डेंसिटी देखें, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, इसकी वॉल्यूम डेंसिटी, तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, आवेश बटा आयतन। तो रो बराबर, इसको रो से डिनोट करते हैं, रो बराबर इसकी मतलब जो एलिमेंट ले रहे हैं छोटा सा, ठीक है, तो डी क्यू अपॉन डी वी। तो रो डी क्यू का वैल्यू क्या रख सकते हैं, जो चार्ज है उसका छोटा सा पार्ट ले रहे हैं मतलब, ठीक है, रो डी वी ये लिख सकते हैं। ये क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल रो डी वी, सरफेस वही क्लोज है अपनी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, क्यू बराबर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, फाई बराबर क्या आ जाएगा, ये फाई है भाई, ठीक है। फाई बराबर क्या आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन, क्यू की वैल्यू रखते हैं, क्यू की वैल्यू रो डी वी, ठीक है। अब अपन को गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय पता है, क्या है, द थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ गॉस। क्या होता है, सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए पीछे निकाला था, सबको पता है। सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये स्टोक्स और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। कैसे करेंगी वो स्टोक्स की प्रमेय बताऊंगी जब बताऊंगी, ठीक है। डेल डॉट ई वेक्टर और डी वी, ये होता है गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय। तो अगर इसकी और इसकी कंपेरिजन करें तो डेल डॉट ई बराबर क्या निकल के आता है, यहाँ भी डी वी है, यहाँ भी डी वी है, यहाँ 1/एप्सिलॉन है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये भी क्लोज है, ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, दिख रहा है वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ से निकल के क्या आता है, क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन। इसका अवकल रूप भी हो गया, दिख रहा है, इसका डाइवर्जेंस का डाइवर्जेंस ले रहे हैं, इसका अवकल रूप हो गया, या बोल सकते हैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। यही है गॉस की डिफरेंशियल फॉर्म। एक बार अपन सभी जो फॉर्मूले हैं वो एक साथ लिख लेते हैं कि क्या क्या निकाला अभी अभी जस्ट, क्योंकि कन्फ्यूज हो रहे होगे। सेम ऐसे ऐसे आ गए ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, रो अपॉन एप्सिलॉन, तो थोड़े कन्फ्यूज हो रहे होंगे। अभी जो करंट में किए हैं वो कर लेते हैं। बस एक लास्ट टॉपिक बच रहा है स्टोक्स की कर्ल थ्योरम, जो अभी किए वो एक बार देख लेते हैं। अभी किया उसमें है, अभी तो जस्ट किया गाउस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। वो क्या है अपने पास, डेल डॉट ई और रो अपॉन एप्सिलॉन। ये चीज़ तुम्हें याद रखने की है, ठीक है। इससे जस्ट पहले किया था अपन ने गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है, ये गॉस लॉ है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये भी तुमको याद रखना है। इसकी प्रूफ कैसे किया था अपन ने, इनवर्स स्क्वायर लॉ से, ठीक है। एक चीज़ ये भी याद रखने ना, डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, और डी ओमेगा बराबर डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ओके, इससे पहले क्या किया था, बैक में जा रहे हैं अपन, इससे पहले क्या किया था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की थी। ये क्या आई थी अपने पास, ये अभी अपन ने देखा। ई ले सकते हैं, ए वेक्टर ले सकते हैं,
डजेंट मैटर, ठीक है। ए ले लो, मतलब कोई भी वेक्टर है, ये सरफेस इंटीग्रल है, ये डी ए से दिख रहा है सीधा सीधा, एरिया है तो सरफेस इंटीग्रल है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इंटीग्रल है, और कोई लाइन है तो फिर लाइन इंटीग्रल है। यहाँ डीएल होता तो वी है वॉल्यूम इंटीग्रल, डेल डॉट ए वेक्टर और डी वी, ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इससे अपन क्या निकालते हैं, मैंने पहले बताया था, इससे अपन सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं। और स्टोक्स में क्या होगा, जो लाइन इंटीग्रल होगा, जो लाइन इंटीग्रल होगा उसको सरफेस में चेंज करेंगे। इट मीन्स लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए किस थ्योरम का यूज करते हैं, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय का। और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम का। जो लाइन होती है, एक लाइन होती है, फिर सरफेस ऐसे सरफेस बनती है, फिर वॉल्यूम तो पूरा ऐसे बन जाता है, लाइनों से मिलकर सरफेस बनती है और सरफेस से मिलकर वॉल्यूम बनता है। तो ये इस क्रम में है, ठीक है। देखते हैं कल की स्टोक्स थ्योरम करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके।